हेलो स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसका एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सॉल्ट्स। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको एसिड्स और बेसिस के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्ट और पीएच स्केल। ये दो चीजें हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे आज, और ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही इसको सब्सक्राइब करें। इस साल के लेटेस्ट वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स जो है हम लोगों को नेचुरली अकरिंग मिनरल्स हैं जो कि अर्थ से डायरेक्टली मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लेबोरेटरी में चाहते हैं किसी को दिखाना कि भाई सॉल्ट क्या होता है, कैसे बन जाता है, तो उसके लिए मेरे पास है एक रिएक्शन जिसको हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इससे पहले भी पिछले वीडियोस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है, काफी रिएक्शन दिखाई थी। जैसे कोई भी एक एसिड और बेस आप रिएक्शन कराएंगे, एसिड प्लस बेस, तो आपको सॉल्ट मिलेगा और प्लस वाटर। तो ये हम लोगों को जो मिलते हैं इस तरह के सॉल्ट्स, तो ये सॉल्ट्स जो होते हैं आपके कोई भी नेचर दिखा सकते हैं। डिपेंड करेगा आपका एसिड बेस किस तरह के कैरेक्टर का है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो मेरा सॉल्ट जो है पार्शियली एसिडिक कैरेक्टर को दिखाएगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो एज ए केस में मेरा सॉल्ट बेसिक कैरेक्टर का होगा। और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस एसिड है तो दोनों केस में सॉल्ट न्यूट्रल कैरेक्टर का होगा। तो सॉल्ट का कैरेक्टर डिपेंड करता है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एसिड और बेस के नेचर पर। ठीक है, तो हमने कोई भी एसिड या बेस ले सकते हैं, जैसे HNO3 और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड और इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। ये जनरल नेम है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है। और इसको जैसे ही रिएक्शन आप कराएंगे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वाटर में डिसॉल्व किए हुए, तो दोनों ही अपने एक्वस मीडियम में एक्सचेंज ऑफ आयन करते हैं। तो यहां पर जब सोडियम नाइट्रेट से कंबाइन होगा तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा NaNO3 और H और OH मिलकर बन जाएंगे H2O। तो नाइट्रिक एसिड के साथ कराओगे तो NaNO3, HCl से कराओगे तो NaCl, H2SO4 कराओगे तो Na2SO4। इस तरह से कोई भी रिएक्शन बन सकती है। जो भी आप रिएक्टेंट इस्तेमाल करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्ट आपको ऑब्टेन होगा। अब सॉल्ट जितने बनते हैं हम लोगों को, जैसे मैंने एग्जाम्पल ओरली दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके सॉल्ट जो है हैलाइड बन सकते हैं। हैलाइड का मतलब होता है कि अगर आप HCl से, HBr से, किसी से भी अगर रिएक्शन कराते हो, कोई भी एसिड ऐसा यूज करते हो जो कि हैलोजन एसिड होता है, तो उससे बने हुए सारे सॉल्ट हैलाइड बोले जाएंगे। कार्बोनेट सॉल्ट भी होती है जिसमें आप H2CO3 एसिड का इस्तेमाल करते हो, कार्बोनिक एसिड कहते हैं, इसका यूज करोगे। ठीक है,
मैं इधर पे लिख दे रहा हूं, आप इनके एग्जाम्पल मत समझ लेना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एसिड्स जो बन रहे हैं, जिन एसिड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी मदद से, उनकी हेल्प से जो सॉल्ट बन रहे हैं उनका नाम लिख रहा हूं। ठीक है। नंबर 3 सल्फेट। सल्फेट बनते हैं जब आप H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसे कार्बोनिक बोलते हैं और इसे सल्फ्यूरिक बोलते हैं। और सल्फाइड, ठीक है, ऐसे कई सॉल्ट आपके बनकर तैयार हो जाएंगे जब आप इनकी रिएक्शन कराएंगे। तो इनकी एक पर्टिकुलर फैमिली तैयार होती है, वो डिपेंड करती है कि आपने कौन से एसिड का यूज किया है इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो आपके ये सारे जो सॉल्ट की फैमिली है उनमें इनके नाम आएंगे। तो नेचर जो है सॉल्ट का, वो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वीक बेस। इन दोनों केस बनेगा न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, एसिडिक सॉल्ट। और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपका बनेगा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट। तो इस तरह से आपके 3 अलग अलग कैरेक्टर के सॉल्ट बन सकते हैं। इनमें से कोई भी एसिड और बेस का यूज कर सकते हो। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अदरवाइज नेचुरली मिनरल्स और ओर की फॉर्म में हमें अलग अलग सॉल्ट्स मिलते हैं। हम लोग जो नमक खा रहे हैं उसे हम लोग रॉक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। काला नमक खाते हैं, वो भी आपका होता है। एक आपने खाया होगा लाहौरी नमक, जिसे व्रत वाला नमक कहते हैं। वैसे ये जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट होता है। तो ये सब अलग अलग सॉल्ट हैं जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग यूज कर रहे हैं, और केमिकली हम लेबोरेटरीज के पर्पज से अलग अलग सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो इस सॉल्ट के बारे में। अब सॉल्ट जब मिलते हैं हम लोगों को, तो इनके अंदर कुछ सॉल्ट में वाटर ऐड रहता है। उस वाटर को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम किसी सॉल्ट को अगर हीट करते हैं तो अपने वाटर को रिड्यूस कर देता है, लिबरेट कर देता है, उसमें से निकाल देता है, जिसकी वजह से उसका कलर, शाइनिंग चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे जो सॉल्ट्स हैं हम लोगों को हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। उनके अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल उसमें कंसंट्रेट होते हैं, उसके साथ ऐड रहते हैं। तो ऐसे केस में उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे कि हमने लिख दिया कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड है तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। CaSO4.2H2O, इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ऐसे ही आपके पास FeSO4.7H2O,
तो हमारे पास कई ऐसे सॉल्ट मिल सकते हैं जिनको हम देखेंगे तो उनके साथ कुछ न कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐड रहते हैं, उन सबको हम बोलते हैं आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट। इन सब सॉल्ट का अपना एक पर्टिकुलर कलर होता है, जैसे कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का मिलेगा, ये व्हाइट ही मिलता है, और ये आपका ग्रीन कलर का मिलता है। तो अगर हम इन सॉल्ट्स को हीट करते हैं तो इसमें से आपके वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएंगे और ये अपना कलर और शाइनिंग दोनों को लूज कर देंगे। हीट करने के साथ इनके जो सॉल्ट बनते हैं हीटिंग के बाद, उन्हें हम बोलते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सॉल्ट, जैसे CuSO4 प्लस 5H2O। इसके वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाते हैं तो वो अपने वाटर को खोने के बाद अपनी शाइनिंग, कलर और स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेते हैं, और उनको हम बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट, जिसमें वाटर ऐड नहीं होता है। किसी भी सॉल्ट को हीट करोगे तो आपके अलग अलग आएंगे। जिप्सम को हीट करने पे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, FeSO4 प्लस 7H2O। तो ये सब कलरलेस हो जाएंगे। जो कलरलेस थे वो कलरलेस व्हाइट है तो व्हाइट ही रहेंगे, उनके कलर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कलर्ड है उनका भी कलर व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है बाय हीटिंग। तो व्हेन द हाइड्रेटेड सॉल्ट आर स्ट्रांगली हीटेड दे liberate their water molecule, then the new salt is called anhydrous salt, and during this process the color of the crystal and the shining of the crystal is also changed. Okay, तो ये तो बात थी सॉल्ट और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात चल रही थी। अब हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं पीएच। पीएच एक वर्ड इस तरह का आपको लिखा हुआ मिलेगा चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट में, सॉल्ट से बाद। तो पीएच जिस तरह से हम लोग कपड़े को नापने के लिए मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही एसिड और बेस के कैरेक्टर को नापने के लिए हम एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं पीएच स्केल। तो पीएच क्या होता है? पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंज, ये ग्रीक वर्ड है पोटेंज, इसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कह सकते हो। तो हम लोग पी इस तरह इस्तेमाल करते हैं हर जगहों पर। ये इंग्लिश वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, दोनों का मतलब मीनिंग एक ही है। तुम्हारी कार्ल्सबर्ग एक लेबोरेटरी जगह का नाम है, वहां की एक लेबोरेटरी में एक डेनिश साइंटिस्ट थे, डेनिश साइंटिस्ट जिनका नाम था सोरेन सोरेनसन। उन्होंने 1909 में उन्होंने एक स्केल डेवलप की थी जिसका नाम था पीएच स्केल। ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करने की एक सिंपल सी स्केल थी। तो पीएच स्केल को डेफिनेट करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ए पेरीमीटर और द measurement of the acidic and basic character by using a special type of the scale is called pH scale। तो इस pH scale की मदद से हम लोगों ने जो हमें प्रोवाइड की थी सोरेनसन ने, उसको यूज करते हैं। इस पर 0 से लेकर 14 तक के पीएच वैल्यूज प्रिंट होती हैं, जिसको हम लोग कैलकुलेट करके बता देते हैं कि कौन सा इसका कैरेक्टर हो सकता है। ये न्यूमेरिकली भी आप इसे फाइंड कर सकते हो। न्यूमेरिकली अगर आपको पीएच की वैल्यू फाइंड करनी है तो पीएच इक्वल टू होता है -log H पॉजिटिव आयन। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको इनकी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से कुछ मुलाकात हो सकती है।
ये हाइड्रोजन आयन है, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। दोनों का मतलब एक ही होता है, ये एक्वस मीडियम में पानी के साथ ऐड होता है तब वो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लॉग की वैल्यू है जो कि मैथमेटिक्स में पूरा ब्रांच होती है, उससे इसे कैलकुलेट कर लिया जाता है, इसके लिए लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो पीएच वैल्यू को फाइंड करने का ये न्यूमेरिकली एक फॉर्मूला भी है जिसका हम यूज कर सकते हैं। ये तो इससे तो डेफिनेशन दो बन जाती मैथमेटिकली। pH is the negative logarithm of the hydrogen ion concentration. pH is the negative logarithm of hydronium ion concentration. सेम डेफिनेशन है, केवल एक स्पेलिंग का फर्क आ रहा है। और इसको ही हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम माइनस नहीं लगाते हैं तो हम इस रिप्रेजेंटेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा pH is the reciprocally logarithm of the hydronium ion concentration। तो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन एक ही फॉर्मूले की हैं, एक ही चीज फाइंड करने को आएंगी जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। 0 से 7 तक हमारा, या बिलो 7 कह सकते हो, हमारा होता है इसमें। ये आप सब लोग ये चीज को नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको आराम से ये चीज बाद में नोट करने काम आ सकती हैं। और अदरवाइज आप बुक की मदद से भी लिख सकते हो सकता है कि डिफरेंट टाइप की बुक्स में सारी चीजें न मिले, इसलिए आप इस चीज को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो हम लोगों को, हम यहाँ पर कुछ और बात लिख देते हैं। अगर आपको पीएच स्केल का इस्तेमाल करना है तो उसमें उसकी मेजरमेंट पर मेंशन होता है 0 to लेस देन 7 होगा एसिडिक करेक्टर, और 7 होता है न्यूट्रल, और मोर देन 7 to 14 आपका होता है बेसिक नेचर। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है 0 से 14 तक की वैल्यू। अगर 7 से बिलो कोई वैल्यू मिल रही है तो वो एसिडिक कैरेक्टर के कंपाउंड होंगे, सॉल्ट हो या एसिड हो, कोई भी हो। और 7 पर होता न्यूट्रल कैरेक्टर जो कि जनरली वाटर के लिए माना गया है, वाटर की पीएच वैल्यू को 7 माना गया है। और जितने भी बेस होते हैं उनका कैरेक्टर मोर देन 7 से लेकर 14 तक होता है, जो कि बेसिक कैरेक्टर को बताते हैं। जब क्लास बढ़ती जाएगी तो हम निगेटिव पीएच वैल्यू को भी मेजर करने का फॉर्मूला जानते हैं, उनको यूज करते हैं। लेकिन अभी आप 10th क्लास में, तो आपको इस फॉर्मूले का भी यूज नहीं करना, सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। आपको सिर्फ इन थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं इन पर पूरी तरह से फोकस रखना होगा। इस फॉर्मूले का कहीं यूज नहीं है, और ये 11th क्लास में आपको यूज करने को मौका मिलने वाला है। तो ये तो हो गई पीएच की बात। तो पीएच की हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या जरूरत है पीएच की? तो पीएच का इस्तेमाल देखा होगा कि जैसे हमें इंसेक्ट बाइट हो जाता है, कोई मधुमक्खी या कोई फायर फ्लाई काट लेती है, तो उसके डंक में एसिड होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करें, या कोई भी बेस हमारे पास अवेलेबल है उसको यूज कर सकते हैं। तो एक होता है कि इंसेक्ट के पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का उनके स्ट्रिंग के अंदर एक एसिड प्रेजेंट है जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं उसकी मदद से। ऐसे ही अगर एसिड रेन हो जाती है हमारे ग्राउंड वेजिटेटिव एरिया में, तो वहां पर हम अपने प्लांट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो हम उसके लिए कोई भी बेसिक कैरेक्टर का सॉल्ट हम अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। जिप्सम वगैरह नाम के केमिकल्स आते हैं, उनको डाल देते। जो किसान पैसे वाले नहीं होते, नहीं खरीद सकते हैं,
वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, पुताई वाला चूना, उसको भी यूज कर सकते हैं अपने